इंडस्ट्रीज में कैसे यूज होता है? इंडस्ट्रीज में जैसे कि आप शूज पहनते हो, शूज आपको एनिमल की स्किन से, जो लेदर वाले शूज होते हैं वो एनिमल की स्किन से बनते हैं। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, इन शूज लेदर बनाने के प्रोसेस में एक स्टेप होता है दैट इज टैनिंग। टैनिंग मीन्स ये जो स्किन है उसको कन्वर्ट करना होता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू लेदर। जो स्किन है उसको लेदर में कन्वर्ट करते हैं। तो इस स्किन को लेदर में जब कन्वर्ट करते हैं तो एक प्रोसेस होता है दैट इज टैनिंग, और इस प्रोसेस में हम एक बैक्टीरिया का यूज करते हैं, तब जाकर ये जो स्किन है वो लेदर में कन्वर्ट होती है। सो दिस प्रोसेस ऑल्सो इन्वॉल्व्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ी, हमें इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प के बिना हम नहीं कर पाए। तो अभी जो बैक्टीरिया है वो उसको लेदर में कन्वर्ट कर देगा। तो दिस इज द यूज ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम बात करें जूट इंडस्ट्री में, जूट में भी ये जो जूट है जो हम उसमें डालेंगे, जो जितना भी क्रॉप डालेंगे उसमें जो जितने भी फाइबर्स होंगे उन सबको अलग अलग करने का काम करेगा, उन सबको टिश्यू से सेपरेट करने का काम करेगा बैक्टीरिया। इसको हम वाटर में होल्ड करके रखते हैं, केमिकल्स डालते हैं प्लस वाटर डालते हैं, उसमें इसको सॉक अप करके रखते हैं। और ये जो प्लस उसमें बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो बैक्टीरिया है इसको, इसके सारे फाइबर्स को सेपरेट करेगा और जूट, फिर हम इन फाइबर्स को नीट करेंगे, नीट करने के बाद उसको हम जूट में कन्वर्ट कर देंगे। सो बैक्टीरिया इज वेरी हेल्पफुल। हमने इंडस्ट्रीज में बैक्टीरिया का यूज पढ़ा, हमने बेवरेज इंडस्ट्री में बैक्टीरिया का यूज पढ़ा, हमने फूड में यूज पढ़ा बैक्टीरिया का। अभी बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। हमें अगर हम बात करें, पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया की हमने अभी बात की कि बायोगैस बनाने में यीस्ट का यूज होता है, फंजाई का यूज करते हैं हम इसमें भी। हम अगर हम बात करें अभी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जैसे तो जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे। जैसे कि अगर हम बात करें जो बैक्टीरिया है, हमने लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जो बैक्टीरिया है वो क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट करते हैं। अगर बैक्टीरिया नहीं होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एवरीथिंग कंक्लूडेड एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर नहीं होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बिना, विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा एनवायरनमेंट क्लीन अप नहीं रह पाएगा। जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, उन सबका क्लीन अप करने का काम कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स होंगे, जितने भी डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स होंगे, उन सबसे अपना खाना लेगा, और खाना लेने के बाद वो जितना भी डेड पार्ट बचेगा वो वहीं पर छूट जाएगा और सॉइल में मिल जाएगा, जिससे कि जो सॉइल है वो फर्टिलाइज हो जाएगी और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में चले जाएंगे, जिसको प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स दोबारा से रिगेन कर लेंगे। तो इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल। और अगर हम बात करें, हमने एक बहुत पॉपुलर सा बैक्टीरिया पढ़ा दैट इज राइजोबियम, विच इज प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है राइजोबियम, जो कि बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी रिगेन कराता है। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो राइजोबियम है रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, जो कि जो जितना भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने का काम करता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करता है राइजोबियम। तो राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। सो हमने एक और यूज क्लियर कर लिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट यूज, अगर हम बहुत पॉपुलर सा यूज की बात करें, दैट इज फॉर मेकिंग मेडिसिन बनाने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। वैक्सीन बनाने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। फिलहाल हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को टेस्ट कर रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन ऑफ कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को टेस्ट अप कर रहे हैं।
तो हम कैसे करते हैं, जैसे कि हमने बात की पेनिसिलियम। पेनिसिलियम इज अ फंजाई, पेनिसिलियम एक फंजाई है। इसी पेनिसिलियम से हमने ड्रॉप की है पेनिसिलिन, विच इज अ एंटीबायोटिक। दिस इज एंटीबायोटिक। हम जो बीमारियां होती है उसके लिए हम पेनिसिलिन लेते हैं, पेनिसिलिन लेते हैं, सॉरी इट्स पेनिसिलिन, ओके इट्स पेनिसिलिन। फंजाई प्लस बैक्टीरिया का अगर हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो फंजाई प्लस बैक्टीरिया के यूज से बनेगा एंटीबायोटिक। तो फंजाई प्लस बैक्टीरिया का जब हम कॉम्बिनेशन लेते हैं फॉर मेकिंग द मेडिसिन, तो वो क्या होता है, दैट इज एंटीबायोटिक। हमने पेनिसिलियम की बात की, ऐसे ही स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ऐसे ही बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो कि अलग अलग फंजाई से, अलग अलग बैक्टीरिया से हम ड्रॉप करते हैं। अगर हम बात करें वैक्सीन की, तो वैक्सीन मीन्स जब हम इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डेड या इनएक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं तो जो हमें मिलता है दैट इज वैक्सीन। जब हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डेड और इनएक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे और इनको इंजेक्ट करेंगे, इनको यूज करके हम मेडिसिन बनाएंगे, लेकिन इनको इंजेक्ट करेंगे इनटू द बॉडी। जब हम इनको बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो इनके इंजेक्शन, जब हम इनको बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, इनके इंजेक्ट होने के बाद जो हमारी बॉडी, जो होस्ट की बॉडी है जिसमें हम इंजेक्ट कर रहे हैं, तो जो बॉडी सिक्रीशन प्रोड्यूस करेगी उसको बोलेंगे हम एंटीबॉडी। क्योंकि किसी बॉडी के अगेंस्ट इसने बॉडी प्रोड्यूस की है, दैट इज एंटीबॉडी, इसलिए इसको एंटीबॉडी बोला है। और दिस इज वैक्सीन, ये वैक्सीन है जो हमने डाली है, ये जो डेड और इनएक्टिव फॉर्म में हमने किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाला है, दैट इज अ वैक्सीन। और इस पूरे प्रोसेस को, इस इंजेक्ट करने वाले प्रोसेस को हम बोलेंगे, दिस इज नॉन एज वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। व्हाई इट इज इम्यूनाइजेशन? बिकॉज जैसे ही हमने इंजेक्ट किया एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई। इस एंटीबॉडी का प्रोड्यूस होने का मतलब है कि अभी नहीं, इन द फ्यूचर भी अगर हमें ये ही बीमारी दोबारा होती है तो वो हमारी बॉडी खुद ही रिगेन कर लेगी, हमारी बॉडी खुद ही उसके अगेंस्ट लड़ेगी, खुद ही हमारी बॉडी उसको कॉप अप कर लेगी। तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी इन द फ्यूचर भी इस बीमारी से लड़ सकती है। तो बिकॉज इट हैज प्रोड्यूस्ड इट्स इम्यूनिटी, ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है और जो फ्यूचर में भी हम लड़ सकते हैं बीमारी से, दैट इज आवर इम्यूनिटी। Because we have developed the immunity. Immunity means to resist or to resist the diseases. The power of the body to resist the diseases or to fight against the diseases is immunity. Because we have gained the immunity against this disease, that's why this process is known as immunization. इसीलिए इस process को बोला है immunization. So this is मेडिसिन और वैक्सीनेशन। और वैक्सीन्स कैसे बनाते हैं हम? बहुत सारे वैक्सीन्स हमने अलग अलग बीमारी की, बैक्टीरिया से हेल्प लेकर, प्रोटोजोआ से हेल्प लेकर, फंजाई से हेल्प लेकर, हमने बहुत सारी मेडिसिन और बहुत सारी बीमारियों की वैक्सीन बनाई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कॉलेरा, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, वायरल, इन सब की हमने वैक्सीन्स बनाई हैं। इन सब की हमने टाइफॉइड और वी कैन से ट्यूबरकुलोसिस, इन सब की, कॉलेरा, इन सब की हमने वैक्सीन्स डेवलप की हैं विद द हेल्प ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से हमने इन सब की वैक्सीन्स ड्रॉप करी हैं। लास्ट जापान और चाइना जैसी कंट्रीज में एक होता है, दैट इज FRIT, फ्रिट।
तो जापान और चाइना जैसे कंट्रीज में देयर इज अ सीवीड. सीवीड मीन्स वीड, अनवांटेड ट्रीज, अनवांटेड प्लांट्स को हम वीड्स बोलते हैं. सीवीड्स मीन्स जो सी में ग्रो करे वो वीड. तो ये इसको फूड की तरह यूज करते हैं. सीवीड इज अ एल्गी. दिस कैल्प इज एन एल्गी. तो हम एल्गी को एज अ फूड भी यूज करते हैं. कैल्प इज अ फूड विच इज ड्रॉन अप, जो कि हम लेते हैं फ्रॉम द एल्गी. तो हम फ्रॉम द एल्गी फूड भी लेते हैं, इसको हम खाते हैं, दैट इज कैल्प. तो हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एज अ फूड भी यूज करते हैं. सो दिस इज द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कैसे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमें हार्म पहुंचाते हैं. हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स जो हमें हार्म देते हैं, जो हमारा कोई भी सामान खराब करते हैं. जैसे कि अभी हमने बात की ब्रेड की. हमने अभी बात की कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ब्रेड बनाते हैं. ये ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगर हम बात करें ब्रेड मोल्ड, ये ही ब्रेड मोल्ड इस ब्रेड को खराब करती है. तो ब्रेड मोल्ड इज अ फंजाई. ये जो फंजाई है इसको खराब कर दी, तो इन्हीं ने हमारी बनाने में हेल्प की, ये ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. ऐसे ही अगर हम बात करें डिजीजेस की, ब्रेड मोल्ड तो हमें फंजाई तो बहुत जगह मिल जाएगी. जैसे कि अभी मानसून वाला सीजन है तो कपड़ों पर, बुक्स पर या फिर वॉल्स पर हमें बहुत बार फंजाई देखने को मिलती है. जैसे कि अभी हमने बात की कि जो हमें मेडिसिन बनाने में हेल्प करती हैं, हमें ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है मेडिसिन देते हैं. इन्हीं की वजह से हम मेडिसिन और वैक्सीन बनाते हैं. ऐसे ही ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हमें बीमारियां भी देते हैं. जैसे कि बीमारियां, ये जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस और माइक्रोब्स. इनको हम बोलते हैं पैथोजेंस और माइक्रोब्स, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. फर्स्ट, बाय एयर. कैसे हम इन बीमारियों का रीजन बनते हैं? बाय एयर. जैसे कि किसी ने स्नीज किया या कफ किया, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वो बाहर आएंगे इन देर. और जैसे ही कोई हेल्दी पर्सन उनको ब्रीथिंग करेगा वैसे ही वो सामने वाले के अंदर हेल्दी पर्सन के अंदर चले जाएंगे. सो बाय एयर से हम, जैसे कि अगर हम बात करें इन्फ्लुएंजा की, कॉलेरा की, ये जो डिजीजेज हैं हम बाय एयर लेते हैं. अगर हम बात करें बाय डायरेक्ट कांटेक्ट से, जैसे कि हम किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में आए जो इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको हमने टच किया या किसी भी उसकी ऐसी चीज को टच किया जिसको उसने टच किया था, तो उससे हम अगर कोई भी बीमारी लेते हैं, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, these diseases. अगर हम बात करें अदर रीजंस, जैसे कि बाय वाटर, बाय इंसेक्ट्स, जितने भी, जैसे कि अगर हम बात करें मस्कीटो की, तो मस्कीटो फीमेल एनोफिलिस होती है. फीमेल एनोफिलिस हमें मलेरिया, डेंगू देती है. फीमेल एनोफिलिस की वजह से हमें डेंगू होता है. और एडिस इज अ मॉस्किटो. एडिस मॉस्किटो की, इससे हमें मलेरिया होता है. तो ऐसे ही इंसेक्ट्स जो है हमें बीमारी देते हैं. जैसे ही ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर बैठे वहां पर सिटअप किया, जैसे इंजेक्ट किया, और फिर किसी हेल्दी पर्सन के ऊपर सिटअप करेंगे, जैसे किसी हेल्दी पर्सन को इंजेक्ट करेंगे, बाइट करेंगे, ऐसे ही वो जो हेल्दी पर्सन है वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा. ऐसे ही अगर हम बात करें जो हाउस फ्लाइज होती हैं, हाउस फ्लाइज जैसे ही कोई खाना है जो किसी ह्यूमन बीइंग, किसी इन्फेक्टेड पर्सन पर बैठी और फिर जाकर किसी फूड आर्टिकल पर बैठी, फूड आर्टिकल हमने हेल्दी पर्सन ने खाया तो हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्ट हो जाएगा. तो हाउस फ्लाइज, मस्कीटोज, ऑल दीज आर द रीजंस फॉर मेनी डिजीजेस. अगर हम बात करें जो वाटर स्टोर्ड होता है, जो पानी इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा मस्कीटो ग्रो अप कर जाते हैं. हमें इस वाटर को कभी भी कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए और मस्कीटो की ग्रोथ को रोक देनी चाहिए.
तो जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा, these diseases are caused by protozoa. प्रोटोजोआ कॉजिंग डिजीजेस होते हैं। अगर हम वायरस की बात करें तो HIV, कोरोना वायरस, कोरोना, HIV। अगर हम बात करें एडेनो वायरस भी होता है। तो दीज ऑल आर द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, ये सारे के सारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नॉट इन द ह्यूमन बींग्स। जैसे कि एंथ्रेक्स है, जैसे कि वाइल्ड रस्ट है। ये जो डिजीजेस हैं, दीज आर द डिजीजेस ऑफ प्लांट्स, नॉट इन द ह्यूमन बींग्स और इन द एनिमल्स। माइक्रोऑर्गेनिजम्स आल्सो कॉजेस डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो। सो ये सबको इन्फेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, हम इन सबको रोक कैसे सकते हैं? जैसे कि अभी हम जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं टू कवर आवर फेस, हमें अपना फेस कवर करना चाहिए, अपने हैंड से अपने फेस को टच नहीं करना चाहिए, हैंड वॉश का यूज करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए, हैंड सैनिटाइज करने चाहिए। तो दीज ऑल आर द पॉजिटिव, जो हम सारे के सारे प्रिवेंटिव मेजर्स भूल गए थे बीमारी से थे, वो सबके सब हमें कोरोना वायरस ने याद दिलाते हैं। वो सबके सब हमें अब दोबारा करने पड़ रहे हैं जो कि हम भूल चुके थे। तो वाटर को कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए ताकि मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां ना हो। तो ये सब हम इन सब से हम कम्युनिकेबल डिजीजेस से बच सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस वो डिजीजेस जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में चली जाए, जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्ट कर दे, जो ट्रांसफर हो जाए, which are transferred from a healthy person to a infected person, from an infected person to a healthy person। उन डिजीजेस को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो हमें कम्युनिकेबल डिजीजेस को आगे फैलने से रोकना है। जैसे कोरोना वायरस इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, अगर कोई कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है तो वो दूसरे को भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स को। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, हम फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? फर्स्ट इज बॉइलिंग। अगर हम वाटर को बॉईल करते हैं, अगर हम मिल्क को बॉईल करते हैं तो उसमें जितने भी जर्म्स होंगे वो किल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हम उनको गर्म करेंगे। एक होता है पार्शियल स्टेरिलाइजेशन। पार्शियल स्टेरिलाइजेशन मीन्स जब हम मिल्क को 135 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 1 to 2 सेकेंड के लिए गर्म करेंगे, बहुत ज्यादा, क्योंकि 135 डिग्री सेल्सियस से तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। तो 1 to 2 सेकेंड के लिए जब हम मिल्क को बॉईल करेंगे 135 डिग्री टेम्परेचर पे, और दिस प्रोसेस इज नॉन एज पार्शियल स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन मीन्स हमने स्टेरिलाइज कर दिया फूड को, हमने उसमें जर्म्स किल कर दिए। एक होता है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन मीन्स लुइस पास्चर ने इस प्रोसेस को दिया था, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन में हम टेम्परेचर रखते हैं 50 to 80 डिग्री, और फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए हम इसको बॉईल करेंगे। जैसे ही हम इसको बॉईल करेंगे विद इन सेकेंड हम उसको कूल डाउन करेंगे, हम उसको फ्रिज में रखते हैं। तो जैसे ही हम इसको कूल डाउन करेंगे, कूल डाउन एकदम से गर्म होने के बाद, एकदम से कूल डाउन होने के बाद जो जितने भी जर्म्स है वो इनएक्टिव हो जाएंगे, और फिर जो हमारा मिल्क है वो बिल्कुल स्टेरिलाइज हो जाएगा, वो माइक्रोब्स फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट इज कैनिंग। हम कैनिंग करने के बाद, जैसे कि जितने भी हम चिप्स वगैरह खाते हैं, जितना भी कैंड फूड खाते हैं, उनमें नाइट्रोजन का यूज होता है। नाइट्रोजन गैस इज यूज टू प्रिजर्व द फूड आर्टिकल और आइटम। उनमें हम नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। नाइट्रोजन गैस फिल करी, फूड आइटम को फिल किया और पैक कर दिया, सील अप कर दिया, ताकि नाइट्रोजन गैस बाहर न निकले। अगर नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई तो फूड आइटम खराब हो जाएगा। तो उन सब से बचाने के लिए हम नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। नाइट्रोजन गैस इज यूज। रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन मीन्स रेफ्रिजरेटर में जो टेम्परेचर होता है दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस, और जो हाई फ्रीजर्स होते हैं उनमें टेम्परेचर होता है -18 डिग्री सेल्सियस। तो इतने ज्यादा टेम्परेचर पर जो जर्म्स है वो इनएक्टिव फॉर्म में इनएक्टिव हो जाएंगे, और जैसे ही हम अपने फूड आर्टिकल को बाहर निकालेंगे, गर्म करेंगे,
तो हमें उसको जल्दी से कंज्यूम कर लेना है, क्योंकि अगर हम उसको ऐसे ही रखेंगे तो फूड जो जर्म से जो इनएक्टिव फॉर्म में है वो दोबारा एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारा खाना खराब हो जाएगा। तो हमें उससे पहले कंज्यूम करना है, हमें अपना खाना खराब नहीं होने देना है। सो रेफ्रिजरेशन, कैनिंग, पास्चराइजेशन, बहुत सारे केमिकल्स लाइक सोडियम, नाइट्रोजन की अभी हमने बात की। तो केमिकल्स भी हम यूज करते हैं फूड प्रिजर्व करने के लिए, जैसे कि सॉल्ट, जैसे कि जितने भी पिकल्स, वेजिटेबल्स होते हैं, सैलेड्स होते हैं, उन सबको प्रिजर्व करने के लिए हम सॉल्ट का यूज करते हैं। शुगर, जितनी भी जेलीज या जेम्स और जेलीज होती हैं उन सबको हम प्रिजर्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ शुगर की हेल्प से हम उनको सेव करते हैं। तो हम केमिकल्स का यूज करके, सॉल्ट का, शुगर का यूज करके हम अपने खाने को बचा सकते हैं। पास्चराइजेशन, कैनिंग, रेफ्रिजरेशन, दीज आर द preventive measures for the preservation of food. So this is your chapter microorganism.